नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुशवाड़ी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व कुशल होंगे। बहुत सारे मेरे भाइयों ने बहुत डिफरेंट टाइप्स की अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दे रखी है। तो आज उन्हीं में कई सारे लोगों द्वारा कई प्रकार की क्वेरी भी पूछी गई है। उन क्वेरीज़ को मैंने थ्रू द रिप्लाई कोशिश की है सॉल्व आउट करने की। बट आज जितने भी क्वेश्चंस लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, उन सब पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो इसी कड़ी में आइए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। नंबर 1, पहला कि जैसा कि लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है कि सर सैलरी क्या होगी। आज के टॉपिक में हम पहले सैलरी के बारे में बताएंगे कि आपकी सैलरी क्या हो सकती है। सैलरी में दो तरह के लोग आने वाले हैं। पहले बात तो आप लोग ये जान लीजिए, पहले नंबर वो जो नवीन जॉब में आ रहे हैं, जिनकी जॉब जो है वो नई है, इस जॉब में उनकी सैलरी डिफरेंट होगी। दूसरे जो एक जॉब से दूसरे जॉब में आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में, जैसे पुलिस से कई लोग लेखपाल में आ रहे हैं, कई लोग जूनियर असिस्टेंट से भी आ रहे होंगे, तो उनकी सैलरी अलग बन सकती है। उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा और क्या क्या बनेगी, वो मैं आपको बताने के प्रयास करता हूँ। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो आपका जो बेसिक पे होगा, जैसा कि मैंने अपने रजिस्ट्रार कानूनगो महोदय के माध्यम से पता किया, तो उन्होंने बताया कि इनकी जो सैलरी होगी वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 रुपये होगा। 21,700 रुपये आपका बेसिक पे होगा, जिसमें आप 46% DA यानी अपना डेली अलाउंस ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो बन रही थी वो 31 टू 32 के बीच में आपकी सैलरी बन रही थी, 31 टू 32 के थाउजेंड। अगर मैं उसमें NPS की बात करूं, जो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो सारे लोग जिनकी नौकरी जो है वो 2004 के बाद से जो इस जॉब में आए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में आए हुए हैं, तो 2004 के बाद की जो जॉब है उसमें जो है वो न्यू पेंशन स्कीम से वो लोग आच्छादित किए गए हैं। तो 10% जो आपका होता है वो 10% आपका आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा और 14% गवर्नमेंट उसमें अपनी योगदान देती है। तो दोनों मिलाकर आपका हो गया 24%। ये आपका NPS में इंक्लूड होता जाएगा। इसको आप चाहें तो अपने NPS ऐप के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेटर में कितना कितना पैसा जा रहा है। अक्सर वो SBI, LIC और UTI 3 चीज़ों में इसकी शेयरिंग्स डिवाइड की जाती है। छोड़िए, वो हमारी टॉपिक्स नहीं, हमारी टॉपिक्स जो थी कि आपकी बेसिक सैलरी की होगी। सेकेंड, सैलरी वालों की मैं बात करूँ तो उनकी बात आती है पे प्रोटेक्शंस की। जो लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में आते हैं तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा 4 से 5-6 साल तक काम किया गया रहता है, या 2-3 साल तक काम। तो उन 2-3 सालों में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएं दी रही होती हैं। तो वो सेवाएं जो आपने गवर्नमेंट्स को दी है, तो गवर्नमेंट उन सेवाओं को तो ऐड नहीं करता, बट वो वहाँ पर आपको पे प्रोटेक्शंस अवेलेबल कराता है कि आपका पे प्रोटेक्शंस क्या होगा। तो लगभग जिस सैलरी से आप वहाँ से हटते हैं, तो लगभग सेम ग्रेड पे अगर आप हैं, जैसे ये 2000 ग्रेड पे की लेवल की जॉब है और 2000 ग्रेड पे से आप आ रहे हैं, तो लगभग आपको उसी ग्रेड पे वो वहाँ पे अलॉट कर देते हैं। तो उनकी सैलरी नए लोगों की सैलरी से निश्चित तौर पर डिफरेंट हो सकती है। मेरा एक दोस्त है दिव्यांक मिश्रा, जो कि पुलिस में है, और मेरी उससे मैं जब लेखपाल हूँ उसके पहले से, मतलब वो जब पुलिस में था तभी से मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी। तो उसने मुझसे पे प्रोटेक्शंस के बारे में पूछा था, तो उसको लेकर मैंने काफ़ी पता भी किया था। तो जो हमारे यहाँ LRO ऑफिस होती है डिस्ट्रिक्ट पे, वो हमारे RK कार्यालय, तो उन सब ने बताया कि हाँ पे प्रोटेक्शंस मिलती है, सर्विस आपकी कैलकुलेट नहीं होती। जैसे आप पुलिस विभाग में आपने 5 साल की सर्विस की है, तो वो यहाँ पे आपके प्रमोशन के टाइम वो आपकी सर्विस ड्यूरेशन काउंट नहीं होगी, पे प्रोटेक्शंस मिलेगा, बट सर्विस ड्यूरेशन काउंटिंग्स का कोई भी क्लियर जवाब किसी ने नहीं दिया। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सर्विस ड्यूरेशन आपकी काउंट नहीं होगी, क्योंकि इस जॉब का जो सर्विस का आपका एक्सपीरियंस होगा वो कम ही होगा। तो ये हो गई आपकी सैलरी का लेवल, किन किन लेवल पे सैलरी मिलती है। हर साल आपको 3% की इंक्रीमेंट लगती रहेगी, बीच बीच में जो DA बढ़ते जाएंगे वो आपके कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। पर निश्चित तौर पर ये एक सैलरी पैकेज आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हम लोगों ने 19,000 19 से 20,000 के बीच में हम लोगों की सैलरी स्टार्ट हुई थी 2016 में। हाँ, निश्चित तौर पे महंगाई इधर काफ़ी आगे बढ़ गई है, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, तो निश्चित तौर पे फिर भी आपको एक हैंड पैकेज सैलरी अच्छी मिल रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी।
इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, पहले आप लोग वो सुन लें। आप लोग अपने तहसील के जितने भी यंग कलीग्स सब लोग हैं, सब लोग अपना एक ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने के बाद आप लोग अपने तहसील के अध्यक्ष से मिलो। हर लेखपालों में एक लेखपाल अध्यक्ष चुना जाता है तहसील में, जो कि लेखपाल के हितों के लिए कार्य करता है। तो आप अपने तहसील अध्यक्ष महोदय से मिले और आप लोग हर तहसील की लगभग एक कार्यकारिणी होती है। कार्यकारिणी में मेरा मकसद ये है कि तहसील की जो कार्यकारिणी होती है इसमें तहसील अध्यक्ष, मंत्री, उन सब से मिलिए और आप लोग तहसील के ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप लोग तहसील अध्यक्ष के माध्यम से आरके कार्यालय में जाकर अपनी सैलरी के लिए अपने अकाउंट्स नंबर को पोर्टल पे अपडेट करा लें। आप सबके पोर्टल्स पे अपडेट होने के बाद ही आपकी सैलरी बनेगी। तो आप लोग इसके लिए हर तहसीलों में अपने तहसील अध्यक्ष महोदय से मिलें और मिलकर अपनी बात को रखकर अपने अपने अकाउंट्स नंबर, अगर वहाँ पे ये फिक्स्ड है कि किसी एक बैंक में ही अकाउंट्स ओपनिंग करना है तो आप लोग वहाँ पर ओपन कर लें। ये सैलरी अकाउंट होता है, निःशुल्क खुलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होता है। तो आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवा लें एसबीआई में या भी जो भी आपकी तहसील से रिलेटेड बैंक्स हैं उसमें खुलवाकर अपने तहसील अध्यक्ष को मिलकर आरके कार्यालय में दे दें, ताकि आपकी जो सैलरी हो वो 1 या 2 महीने में स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी प्रकार की प्रॉब्लम, हेजिटेशंस या आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नंबर 2 पे हम बात करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक्स जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि सर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। सर ट्रांसफ़र, तो देखिए ट्रांसफ़र की कई लेवल्स बनाए गए हैं। अक्सर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो 4 लेवल पे होते हैं। पहला लेवल, मैं जो आपको बताऊँ, ट्रांसफ़र का जो पहला लेवल होता है वो आपका होता है हल्का ट्रांसफ़र। पहले बात आप जान लीजिए आपकी जॉब में हल्का क्या होता है, मंडल में क्या होते हैं, जिले में क्या होते हैं और ऊपर लेवल में क्या होते हैं। हल्का का मतलब हो गया 3 से 4 राजस्व ग्रामों को मिलाकर एक हल्के का निर्माण किया जाता है। मतलब एक सर्कल, एक निश्चित तौर पर एक क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपको कार्य करना है। तो 3 से 4 राजस्व ग्राम मिलाकर एक हल्के का निर्माण किया जाएगा। तो जैसा कि आपके नियोक्ता प्राधिकारी जो होते हैं वो एसडीएम सर होते हैं, उप जिला अधिकारी महोदय होते हैं, जिनको आप एसडीएम सर के नाम से जानते हैं। वो आपके नियोक्ता प्राधिकारी होते हैं तहसील में। वह आपको चाहें तो तहसील के किसी भी एक हल्के से दूसरे हल्के में स्थानांतरण कर सकते हैं, पर ट्रेनिंग के दौरान वो भी आपका स्थानांतरण नहीं करेंगे। तो अगले 1 साल तक आपके स्थानांतरण में कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में यहाँ पर सेट कर लीजिए। तहसील के हल्कों तक में स्थानांतरण की संभावना 0 के बराबर है। तो आपका हल्का आपको समझ में आ गया होगा कि हल्के में किस तरह से, हल्के में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है फिर 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड तक भी किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाती है। तो जैसा कि, लेकिन अगर उसके पहले क्षेत्र में जो हल्कों का ट्रांसफ़र होता है, यानी जो एसडीएम सर के लेवल पे होता है और जो जिले में ट्रांसफ़र होता है, उन चीज़ों में 2 चीज़ें बहुत प्राथमिकता से तय की जाती हैं। यदि आपके खिलाफ आपके क्षेत्र में शिकायतें उच्च मात्रा में हैं तो आपका स्थानांतरण एक हल्के से दूसरे हल्के के लिए किया जा सकता है, या आप अत्यधिक कुशल हैं और आप में कुशलता परिपूर्ण है तो भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर शिकायत आई तो ट्रांसफ़र हुआ, ये समझ में आता है, लेकिन हम अच्छे हैं इसलिए ट्रांसफ़र हुआ, ये समझ में नहीं आता। देखिए कभी कभी आपने मूवीज़ वगैरह पिक्चर्स में देखा होगा कि कभी कभी कोई एरिया क्या होता है कि बहुत ही क्रूशियल बन जाता है, तो वहाँ पे एक बढ़िया एसीपी या डीसीपी की नियुक्ति की जाती है कि भाई यहाँ पे क्राइम रेट बहुत आगे बढ़ रहा है, आप इसको सुधारो। तो कभी कभी क्या होता है किसी क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत विवाद होती है, तो जैसा कि किसी की शिकायत है तो उसको तो वहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन उसकी जगह किसी अच्छे को लगाया जाता है ताकि आप वहाँ पर जाकर उन समस्याओं का निराकरण करें और उस क्षेत्र से जो शिकायतें हैं वो रिड्यूस होकर कम हो जाए। आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि गलत काम नहीं करना है, आप सही काम करिए, किसी से मत डरिए। स्थानांतरण यह एक प्रक्रिया है, होती रहती है, गलत कार्य आपको नहीं करना है। और अगर आप सही कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके सभी अधिकारी, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है 7-8 साल का, सभी लोग आपके साथ खड़े आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर की जो मैं ट्रांसफ़र की बात करता हूँ वो होता है जिले के अंदर ट्रांसफ़र, एक तहसील से दूसरे तहसील में ट्रांसफ़र। जैसे मैं आपको भदोही जिले से एग्जांपल लेकर समझा सकता हूँ कि आप भदोही जिले में हैं
तो एक तहसील से दूसरे तहसील में आपको जाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं आपके एडीएम सर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्हें हम कहते हैं। अपर जिलाधिकारी महोदय के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। अपर जिलाधिकारी महोदय में भी 2 अपर जिलाधिकारी महोदय होते हैं। एक होते हैं अपर जिलाधिकारी महोदय वित्त एवं राजस्व, दूसरे होते हैं अपर जिलाधिकारी महोदय न्यायिक। तो आपके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो वित्त एवं राजस्व होते हैं। वह आपको एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरण कर सकते हैं। अधिकतर आप मैक्सिमम किसी तहसील में 10 साल तक रह सकते हैं। 3 साल में, 4 साल में या 2 साल में भी आपका ट्रांसफ़र एक तहसील से दूसरे तहसील किया जा सकता है। वह डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपको कितने समय में ट्रांसफ़र किया जा रहता है। कभी कभी क्या होता है, डीएम सर के आदेश पे भी अगर आपकी अत्यधिक शिकायतें आपके क्षेत्र में प्राप्त हो रही हैं तो भी आपको एक तहसील से हटाकर दूसरे तहसील में किया जा सकता है स्थानांतरण में। ये हो गई अंतर जनपदीय, नहीं सॉरी, एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरण की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण, यानी मंडल। किसी मंडल में 4 जिले हैं, 6 जिले हैं या 3 जिले हैं, तो एक जिले से दूसरे जिले में आप कब जा सकते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि ट्रेनिंग में आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है ही नहीं, और नेक्स्ट 1 साल जो आपके प्रोबेशन पीरियड है उसमें भी आपका ट्रांसफ़र हो पाना संभव नहीं है। किसी एक अच्छे भाई साहब ने लिखा हुआ था कि सर मेरी माता जी की तबीयत ख़राब है और मैं सर मेरा दूसरे मंडल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, सॉरी मेरा उसी मंडल में है लेकिन मैं अदर डिस्ट्रिक्ट में हूँ सर, तो मैं सर उसी मंडल में अपने ज़िले में कैसे जा सकता हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि अगले 2 साल तक पॉसिबल आपके साथ नहीं है, बट अगले नेक्स्ट 3rd ईयर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपका प्रोबेशन ख़त्म होगा और आप परमानेंट एम्प्लॉय नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो परमानेंट एम्प्लॉय बनने के बाद आप एक लेटर लिखेंगे श्रीमान मंडलायुक्त महोदय को, जिन्हें आप कमिश्नर सर के नाम से जानते हैं। तो मंडलायुक्त महोदय जो हमारे आदरणीय मंडलायुक्त सर होते हैं, उनको आप एप्लीकेशन लिखिए, उसमें आप अपनी समस्याओं को रखिए कि सर मेरे घर में मेरी माता जी हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, मैं ही घर का एक देख रेख करने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे पास कोई चांस नहीं है सर, मेरे पास ये समस्याएं हैं। तो निश्चित तौर पर वो आपके प्रार्थना पत्र को कंसिडर करेंगे और आपको अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र दे सकते हैं। ये उनके पास अथॉरिटी पावर है और निश्चित तौर पे हमारे अधिकारी इतने अच्छे भी होते हैं कि वो हमारा स्थानांतरण एक जनपद से दूसरे जनपद में समस्या होने पर निश्चित तौर पर करते हैं। आप जिले लेवल में भी अगर एडीएम सर को अपनी बात बताएं या एसडीएम सर को अपने हल्के से रिलेटेड तो निश्चित तौर पर आपकी मदद करते हैं और वो आपका स्थानांतरण कर सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं सबसे कठिन प्रक्रिया से। जो सबसे कठिन प्रक्रिया है वह है अंतर मंडलीय स्थानांतरण। जैसे कोई आगरा मंडल का है, कोई लखनऊ मंडल का है, कोई विंध्याचल मंडल का है, कोई वाराणसी मंडल का है, तो एक मंडल से दूसरे मंडल में कैसे जा सकते हैं। तो एक मंडल से दूसरे मंडल में जाने के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल आपकी इंस्टीट्यूशंस है वो है आपका खुद का डिपार्टमेंट, राजस्व परिषद। राजस्व परिषद ही अगर चाहेगा तभी आप एक मंडल से दूसरे मंडल में जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। तो क्या होता है कि समय समय पर अंतर मंडलीय स्थानांतरण के लिए राजस्व परिषद हमसे आवेदन मांगता है कि आप आवेदन दीजिए। तो जैसा कि मैं अपनी जानकारी में बता दूं कि 2016 में हमारी नियुक्ति के बाद मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि आगरा के हैं, मैनपुरी के हैं, इटावा के हैं, अलीगढ़ के हैं, कुछ प्रतापगढ़ के हैं, कुछ लखनऊ साइड्स के हैं, कोई बाराबंकी का है, कोई अम्बेडकर नगर का है। तो ऐसे मेरे कई अच्छे दोस्त हैं और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा संबंध है, काफ़ी घुलनसार हैं हम लोग। हम साथ में कभी कभी छुट्टियां अगर पड़ गई और छुट्टियों को में मौका मिल गया तो हम साथ में कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेते हैं और कभी कभी हम लोग साथ में टीम बनाकर काम करने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे घुलन मिलनसार हो जाते हैं। पर अंतर मंडलीय स्थानांतरण हुआ था तो कई लोगों द्वारा अपने मंडल हेतु आवेदन दिए गए, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का ही स्थानांतरण संभव हो पाया, सभी लोगों का स्थानांतरण हो नहीं पाया। तो मैं आपको बता देना चाहिए कि आपके लेखपाल में एक संघ होता है जो प्रदेश लेवल पे होता है, जिले लेवल पे होता है, मंडल लेवल पे होता है, हर जगह एक संघ होता है। उसमें संघ के कई लेखपाल पदाधिकारी होते हैं। तो हमारा जो लेखपाल संघ है उत्तर प्रदेश का, वह हमारे भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा लड़ रहा है। मैं स्वयं एक पदाधिकारी हूँ लेखपाल संघ में और मैं भदोही जिले में एज अ जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ के पद पे कार्यरत भी हूँ। तो हमारे जो दोस्त होते हैं, मतलब पदाधिकारी होते हैं,
हम अपने सभी लोगों की वो बात होती है वो जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश को भेजते हैं। प्रदेश उन बातों को राजस्व परिषद के समक्ष रखता है। वह उनसे निवेदन करता है कि हमारे जो बंधु एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरण होना चाहते हैं, तो कृपया आप उनको स्थानांतरित करें और स्थानांतरित करने के पश्चात उनकी मदद करें। तो इसके लिए संघ द्वारा निरंतर राजस्व परिषद को पत्रांक दिए जा रहे हैं और मैं जल्द ही उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही शायद अंतर्मंडलीय स्थानांतरण के लिए कोई आदर्श राजस्व परिषद द्वारा प्राप्त हो सकता है। पर नए मेरे जो भाई बंधु जो कि नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए ये समस्या खड़ी हो सकती है। अभी 2 साल तक आपका अंतर मंडलीय स्थानांतरण कोई चांस नहीं है और जहाँ तक कि मुझे जो जानकारी है वो 3 साल के पश्चात ही आप जो आपका एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरण है वो संभव हो पाएगा। तो अगर आप अगल बगल के मंडल में हैं और ज़िले में हैं तो आपको इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस जॉब में समय कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। सभी लोग आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उस ज़िले के भी जो लेखपाल होंगे वो भी आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे और कुछ समय बाद तो मैं आपको बताऊं, मुझे अपने गांव से ज़्यादा मैं जिस हल्के में हूँ मुझे उस गांव का नक्शा याद है। मैं उस गांव की एक एक गली एक एक पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ, जबकि मैं अपने गांव की सारी गलियाँ नहीं बता सकता। तो ये होता है कि आप जहाँ पे काम करने लगेंगे लगाव बनते जाएंगे, दोस्त बनेंगे, एक अच्छा फैमिलियर रिलेशन फ्रेंडशिप में बिल्डअप होगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग फील होंगे। कभी आपको घर जाना होगा तो यहीं के जो आपके दोस्त होंगे वो आपका चार्ज ले लेंगे। आप चाहें तो अपनी छुट्टी 7 दिन 8 दिन 10 दिन जैसा भी होगा सुविधानुसार व्यतीत करके आ सकते हैं। तब तक के लिए वो आपका क्षेत्र का कार्यभार संभाल के रखेंगे। तो इस जो हमारी ये नौकरी होती है ना, इसमें काफ़ी यूनिटी होती है। आपको बहुत ही अच्छा मतलब मान के चलिए चीज़ें मिलती हैं। प्रमोशन, थर्ड टॉपिक अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज़ प्रमोशन। किसी ने पूछा था डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो नहीं, हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को भी क्लोज कर दिया गया है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स नहीं होते हैं प्रमोशंस के लिए। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ तो हमारे यहाँ जो तहसील में है 5-6 हमारे सीनियर बचे हुए हैं जिनका प्रमोशन होना बाकी है। हर तहसीलों में जो हमारे बैच के जो पहले के सीनियर बैच थे उन सब का सिलेक्शंस हो चुका है। वो सब आरआई बन चुके हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो जो प्रमोशन होने वाली है नेक्स्ट टाइम में, मुझे लग रहा है कि शीघ्र अगले 5-6-7 सालों में हमारे भी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएंगे और हम लोग भी प्रमोट करके आगे निकल जाएंगे और आप लोग जो आ रहे हैं आप लोग सीनियर हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आप लोग सीनियर हो जाएंगे और आगे आप जल्द ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर की प्रमोशन पा सकते हैं। तो प्रमोशन के चांसेस हैं। पहले ये डायरेक्ट वैकेंसी से होते थे, अभी उसको बंद कर दिया गया है। तो प्रमोशंस के आपके चांसेस रहेंगे, आप उसके लिए एकदम घबराएं ना, एकदम संयम बरतें। थर्ड पॉइंट्स अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये मेरा फोर्थ पॉइंट है जो सबसे डिफरेंट है। कई लोगों ने पूछा है सर हम तैयारी में हैं तो सर हमें टाइम मिलेगा नहीं, सफिशिएंट टाइम मिलेगा या नहीं पढ़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, इससे बेटर आपको टाइमिंग किसी भी सरकारी जॉब में नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए। बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। आप अपने क्षेत्र में कितना स्थिर हो, कितने शांत हो, आप विवादों को कितने ढंग से हैंडल कर रहे हो, आपकी शेड्यूल क्या है, आपकी प्लानिंग्स क्या है। जैसे एग्रीस्टेक योजना को लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरा यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम था, तो मुझे टाइमिंग्स चाहिए थी और उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 45 डेज़ का टाइम दिया गया था कि 45 डेज़ में आपको इस टारगेट्स को पूरा करना है। तो मैंने उसको डिवाइड किया कि मुझे इस चीज़ को 12 डेज़ में कंप्लीट करना है ताकि मैं आगे टाइम बचा लूँ। मेरे पास और काम भी थे, तो मैंने क्या किया, उस काम को मैं सुबह ही निकल जाता था 6-7 बजे और मैं शाम 5-6 बजे तक काम करता था और मैंने तेज़ी से काम किया और मेरा एग्रीस्टेक 12 या 15 डेज़ में ख़त्म हो गया। तो मेरे पास बाकी 30 डेज़ में अदर वर्क्स ही बचे, लाइक IGRS, इलेक्शंस वर्क्स। तो मेरे पास जो मेरा एग्रीस्टेक का काम टाइम था वो मेरा बचने लगा। तो आपको इसमें शेड्यूल्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि विद इन मंथ प्लानर आपका होना चाहिए। जैसा कि प्राइवेट जॉब में आप जानते हैं कि सबके प्लानर्स होते हैं, तो आप अपना मंथली प्लानर डिसाइड करेंगे। अभी तो आप ट्रेनिंग में नए हो, फिर भी आपको काम लिया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपसे काम नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल आपको काम लिया जाएगा। वो ट्रेनिंग सिखाते वक्त ही काम लिया जाएगा, आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी और वर्क भी कराया जाएगा। अगर आप उसमें गलतियां करेंगे तो उसको सुधारा भी जाएगा और बताया जाएगा, क्योंकि अगले नेक्स्ट एक ईयर में जैसे ही आपको परमानेंट हल्का अलॉट हो जाएगा,
अब परमानेंटली फील्ड्स के होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। तो इसी ट्रेनिंग की फील्ड जॉब में आपको फील्ड सिखाया जाएगा, और ऑफिशियल जॉब में ऑफिशियल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त यूपी से भदोही ज़िले में सेलेक्टेड हैं, वो मुझसे डायरेक्ट ज्ञानपुर तहसील में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, चाहे वो भदोही तहसील में हो, ज्ञानपुर में हो, या फिर मैं उन सबसे आपकी सपोर्ट कराऊंगा, आपको बैटर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे पास भी आ रहे हो तो मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा फील्ड में, और एक एक चीज़ें बताते जाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप जल्दी सीखो। कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ, लाइक मैप। अभी जो आप मैप देख रहे हैं, नक्शा आपने कहाँ होगा देखा होगा, मैं आपको मैप बनाना तक सिखाऊंगा, मैप बनाते कैसे हैं। अगर आपको बनाना आ गया तो फिर आप कैलकुलेट करना भी अच्छे तरीके से जान जाएंगे। हम लोगों को भी बनाना सिखाया गया था चकबंदी विभाग द्वारा, तो वो चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। बट आपने बात थी मेरी प्लानर की, कि अगर आपने अपना प्लानर मंथली डिसाइड कर रखा है तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक में आपका जॉब खत्म। सुबह आपको 3-4 घंटे टाइम मिल जाएंगे, शाम को आपको 3-4 घंटे टाइम मिल जाएंगे, और 6 से 7 घंटा मुझे नहीं लगता किसी कॉम्पिटिशन के लिए। मैं इसी सुबह 3 घंटे और शाम 3-4 घंटे पढ़कर मैंने लोअर का इंटरव्यू दिया था, UP-SSC लोअर 2। तो आप अपने टाइम्स को बचाइए, फील्ड में लोगों से रिलेशनशिप कम बनाइएगा, दोस्ती मजाक का टाइम का। हमने अपनी ट्रेनिंग इस टाइम में काफ़ी मज़े किए, आप ये गलती मत करिएगा। हमने बाद में चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, आप स्टार्टिंग से ही सीख लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी सीखे रहेंगे काम को उतना तेज़ी से करेंगे, कार्य को जितना तेज़ी से करेंगे उतना आपके लिए टाइम बचेगा। लेज़ीपन मत दिखाइएगा। किसी भी जॉब में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, लड़के कलेक्ट्स करते जाते हैं, ये एप्लीकेशन आया इसको रख लो, ये एप्लीकेशन आया रख लो, ये वर्क है इसको रख लो, इस काम को कल करेंगे, परसों करेंगे। फिर लास्ट में 3 दिन बचते हैं तो पता चला कि सारे कार्य एक साथ आ गए। इलेक्शन का भी काम आ गया, एग्रीस्टैक का भी काम आ गया, आपके 5-6 IGRS पड़े हुए हैं पेंडिंग में, 6-7 आपकी मंडलायुक्त महोदय की एप्लीकेशंस पड़ी हुई पेंडिंग, अब एक साथ निस्तारण करना है। आपने तो बातचीत करने में और लोगों से बात करने में फील्ड में टाइम बर्बाद कर दिया। अब आपको 3 दिन, फिर वो 3 दिन आप 12 घंटे काम करोगे, फिर आप बोलोगे ये जॉब फ्रस्ट्रेटेड जॉब है, इसमें तो बहुत बर्डन रहता है। आप अपने 30 दिन के जॉब को कैलकुलेट करना, आपने वर्क कितना किया है। फील्ड में आप जा रहे हो, बातें कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब, दैट इज़ योर पर्सनल, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो आप बातचीत जो कर रहे हैं वो अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं ताकि आपकी जॉब में सहूलियत हो। पर अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डीपली ले जाएंगे ना तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी कर देगी। टाइम से अगर 10 से 4-5 के बीच में आप काम करते हैं, आपका समय खत्म हो जाएगा, आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, आपका टाइम से हर चीज़ें खत्म होती जाएंगी, और आपको सुबह शाम पर्याप्त मात्रा में समय मिल जाएगा पढ़ने का। और मैं बोलूँगा, कहना नहीं चाहिए बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स आप अपने ट्रेनिंग की पढ़ाई पे भी ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अब यही बेटर टाइम है आपको निकलने का। अब पढ़ के अगले 2-3 साल 4 साल में कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके पास चांसेस। और आप लोगों के आने से हमारे पास भी सहूलियत मिलेगी। अभी तक हमारे पास 9-9 गांव 10-10 गांव, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें भी कुछ सहूलियत मिलेगी, कुछ हमारे हल्के भी कम होंगे, तो हम भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे तो हमारे पास भी टाइम मिलेगी, और हम सब लोग एक साथ मिलकर टुगेदर काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और सब साथ में तैयारी भी करेंगे, और जॉब को इतने अच्छे से करेंगे और अपनी तहसील को हमेशा टॉप पे रखेंगे। तो कोशिश करिएगा, किसी काम में लेजीपन मत लाइएगा, चीज़ों को टाइमली करिएगा। और हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के बहकावे में मत आइएगा। इसे आप जो समझिए, जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। अगले 2 साल तक किसी भी प्रकार के बहकावे में या किसी भी लोगों के कहने में आकर कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, कहीं भी कोई कार्य मत संपादित करिएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ये जॉब बहुत रिस्की जॉब भी है, आपकी थोड़ी सी गलती आपको बहुत बड़े समस्या में डाल सकती है। कुछ अगर पावर्स हैं तो कुछ मिस पावर्स भी हैं आपके पास, कि आपकी थोड़ी सी गलती आपके लिए समस्या खड़ी कर देगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। तो सावधानी बरतनी है, अच्छे से पढ़ना है, ट्रेनिंग को अच्छे से चीज़ों को सीखना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। तो ट्रांसफ़र के लिए भी आप किसी से सिफारिश मत करिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब सिफारिश आती है तो लोगों के मन में ना ख़राब चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि ये आदमी मुझे अपनी पावर्स शो ऑफ कर रहा है। हमारे जो अधिकारी होते हैं जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स,
हमारे बड़े ही होते हैं या फिर हमारा सीनियर्स ब्रदर्स की तरह होंगे, जो यंगस्टर होंगे, और जो सीनियर्स होंगे वो हमारे एज ए पेरेंट्स की तरह, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी समस्या को समझेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। तो ट्रांसफ़र के लिए अगले 2 साल तक कहीं सोर्स मत लगाइए, अच्छे से लीजिए। ये 2 साल आपके काफ़ी अच्छे व्यतीत होने वाले हैं, इनको एन्जॉय करिए और सीखिए। ये लाइफ का एक ऐसा टाइम होगा ना कि इस 2 सालों में आपको वो फेम मिलेगी, हर आदमी आपको रिस्पेक्ट से, अभी तक आप बेरोज़गार थे, अब आप रोज़गार में हो। तो मैंने भी खुद उन चीज़ों को महसूस किया है कि तो अगले 2 साल तक आपको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। कभी आप फील्ड में जाएँगे, आपको लोग सर करेंगे। तो उन चीज़ों में भी धैर्य बना के रखना है कि यू आर अ सर, मतलब आप सर हो, लेकिन हम जनता के सेवक हैं। इन जनता के बीच में ही हम आए हैं, इनकी हेल्प्स के लिए आए हैं। कभी भी अपने आप को उनसे सुपीरियर नहीं समझना है, उनके साथ घुल-मिल के रहना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। फिर आप जब चलोगे फील्ड में ना, तो आपके साथ 20 लोग चलेंगे, वो आपके लिए सपोर्ट बन के चलेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो आपकी कमेंट्स में क्वेरी थी वो मैंने सभी क्लियर कर दी होंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज के चैनल में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।